हाय फ्रेंड्स, मैं आपको अपने आपके चैनल में वापस से स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं फिजिक्स के चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के नोट्स, और इसमें मैं आपको बताऊंगा। इसे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बिकॉज इसमें मैं आज आपको, लोग तो पढ़ाई के बारे में बताते हैं, मैं आपको इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ही कम लोगों को पता होते, बहुत ही कम टीचर्स को। इसमें 3 से 4 स्पेशल बातों को, स्पेशल नोट को बताऊंगा जो आप लिखोगे तो आपके काम आएगा। इनफैक्ट पूरे लाइफ में अगर आप फिजिक्स से लव करना चाहते हो तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। ओके, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग इज़ द यूनिट। यूनिट क्या होती है? यूनिट इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए यूज़ करने होने वाला एक इंटरनेशनली स्टैंडर्ड जिसे पूरे दुनिया भर में हर जगह फॉलो किया जाता है, एक रूल जैसा कि आपको फॉलो करना है पूरी दुनिया में। दैट इज़ अ यूनिट फॉर द मेजरमेंट। क्वांटिटीज़, क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? क्वांटिटीज़ ये बताती हैं कि हमें क्या मेज़र करना है। द टाइप वी हैव टू मेज़र यूज फॉर मेजरमेंट एंड टिल द टाइप एंड आर ऑफ 2 टाइप्स। ओके, तो ये हमें बताने क्या मेज़र करना है। अब हम मेज़रमेंट करेंगे तो किस चीज़ का करेंगे? लेंथ का करेंगे, मास का करेंगे, वॉल्यूम का करेंगे, फोर्स का करेंगे, कितना फोर्स उसमें एग्जर्ट हुआ, फ्रिक्शन फोर्स का करेंगे। दैट्स आर द क्वांटिटीज़। ये सब क्वांटिटीज़ होती हैं। अब एमंग दिस क्वांटिटीज़ 2 क्वांटिटीज़ होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिसे बेस क्वांटिटीज़ बोलते हैं। बेस क्वांटिटीज़ बड़ी बड़ी बुकों में रेस्निक, हैलिडे, वॉल्कर, एस.सी. वर्मा और आई कुर्डू, इन दोनों के जो होते हैं बुक्स, इनके क्वेश्चंस में बेस क्वांटिटीज़ बोल देते हैं, तो बच्चे फंस जाते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ बोलें या फंडामेंटल, तो दोनों एक ही बात है। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? द क्वांटिटीज़ जिन्हें सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट ने मान्यताएं दी हैं, दैट आर द बेस क्वांटिटीज़। और यही क्या करती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को। इन्हीं से मिलकर सारी क्वांटिटीज़ दुनिया भर की बनी होती हैं। सो दे आर नोन एज द बेस, जड़ हैं। बेस बोलते हैं ना कि पेड़ की बेस, उसके रूट्स होते हैं जिस पर पूरा पेड़ खड़ा होता है, तो क्वांटिटीज़ के बेस यही बेस यूनिट्स हैं। एग्जाम्पल, मास। डिराइव्ड क्वांटिटीज़, 2 क्वांटिटीज़ जो कि इन क्वांटिटीज से, फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती है, दैट आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी की जो यूनिट होगी उसे बेस यूनिट, और डिराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट होगी उसे डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। इसका एग्जांपल हो गया फोर्स। डिराइव्ड यूनिट का एग्जांपल हो गया न्यूटन। ओके, फोर्स का ही होता है, तो यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन किससे बना हुआ है? मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन किससे बना है? मास। मास को हम केजी लिख सकते हैं और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को भी हम न्यूटन लिख सकते हैं। तो हम न्यूटन, जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसे एक बेस क्वांटिटी में एक्सप्रेस आसानी से कर सकते हैं। कोई हमसे पूछेगा भाई न्यूटन कैसे डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो हम बोल देंगे न्यूटन को हम लोग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, जहाँ पे केजी मास, मीटर लेंथ और पर सेकंड स्क्वायर जो बोलते हैं वो टाइम है। और मास, लेंथ और टाइम, ये तीनों क्या है? बेस यूनिट्स हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, या बेस क्वांटिटीज़ हैं, या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो इस तरीके से न्यूटन इन तीनों पे डिपेंड होता है, मास पे, लेंथ पे और टाइम पे। सो न्यूटन एंड फोर्स बोथ आर द डिराइव्ड यूनिट एंड डिराइव्ड क्वांटिटी रिस्पेक्टिवली। अब बात करते हैं कि एसआई यूनिट बना किससे है, तो बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट को मिलकर बनाने से ही बनता है हमारा एसआई यूनिट, जिसे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। आगे चलते हैं। तो पहले के टाइम में 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते थे, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। फुल फॉर्म आप देख लीजिए, जिसमें एम, सी, एफ यानी कि मीटर, सेंटीमीटर और फुट, ये तीनों लेंथ के होते थे। किलोग्राम, के, जी ग्राम और पी पाउंड, ये तीनों क्या होते हैं? मास के। और जो लास्ट है सेकेंड, ये टाइम का। ओके, लेकिन इन सब तीनों मेजर से एक दिक्कत हो जाती थी कि अगर एक, मान लो आदमी गया, एक साइंटिस्ट है, मान लो इस कंट्री में, ब्रिटेन में, जहाँ पे सीजीएस, एफपीएस चलता है, फिर वो इंडिया आ गया जहाँ एमकेएस चलता है, तो बेचारा उसका जो था एक्सपीरियंस, और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि जो चीज़ मीटर, पहले वो फुट पे मेजर करता था, मीटर मेजर करेगा। सपोज दैट ये एक कंडीशन हो गई। ओके, ये मेरा पहला ही स्पेशल चीज़ है। और इससे ट्रेडिंग में भी बहुत दिक्कत होती थी। मान लो 1 फुट का कपड़ा आया, अब उसे 1 मीटर में चेंज करना, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता था। सो एसआई यूनिट को लाना पड़ा 2 कारणों की वजह से। पहला तो एक्सपेरिमेंट्स जो साइंस में होते थे, जिनमें एक तरीके का यूनिट यूज़ हो सके, एंड द सेकेंड वन फॉर द ट्रेड पर्पस। तो 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, ये बहुत कम लोग को पता होता है, 1971 में हुआ था। और तो उसी टाइम एसआई यूनिट को मान्यता मिली थी। और ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि एसआई यूनिट को क्यों मान्यता मिली थी, क्यों इसको लाया गया था, जबकि ये तीनों सिस्टम पहले से ही हमारे यहाँ थे। ओके,
और इसे सारे कंट्री को फॉलो करने का सख्त आदेश दिया गया था, और आज के टाइम लगभग सारे कंट्री इसे फॉलो करते हैं जो ट्रेड में बने रहना चाहते हैं। मैंने बोला बेस यूनिट, तो एसआई यूनिट्स के अकॉर्डिंग 7 बेस यूनिट्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, जिनसे डिराइव्ड यूनिट्स भी मिलके बने होते हैं। इस यूनिट्स में क्या है, कुछ हैं दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज़ द लेंथ, क्वांटिटी पहले जान लेते हैं। इसका यूनिट मीटर, मास केजी, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ये सब हो गए कुछ हमारे क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ और बेस्ड यूनिट। इन सातों के अलावा जो स्पेशल चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही कम लोगों को पता है। इन 7 यूनिट्स के अलावा 2 अदर यूनिट्स होते हैं जिनको रेडियन बोलते हैं और स्टेडियन, एनसीईआरटी में मेंशन होगा, बट इनको ये इन 7 पे डिपेंड नहीं है। तो कई लोग पूछते हैं कि क्यों तब इनको इसमें नहीं रखा गया। हमारे हिसाब से तो 9 होना चाहिए, क्योंकि ये इन पे नहीं डिपेंड होते हैं, बिकॉज ये सातों के पास यूनिट के साथ साथ डायमेंशन है। बट प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, दीज आर यूनिटेड क्वांटिटी बट डज नॉट हैव डायमेंशन। इनके पास डायमेंशन ना होने की वजह से ही इन्हें बेस यूनिट्स में नहीं रखा गया था और इन्हें बेस क्वांटिटीज़ का दर्जा नहीं मिल पाया था। सो ये इनको भी अदर क्वांटिटीज़ में रखा गया, ना बेस क्वांटिटीज़ और ना ही डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में रखा गया। तो फिर हम अब आगे चलते हैं। ये वीडियोस मेरे कई पार्ट में होने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। अब जो स्पेशल चीज़ बताऊंगा वो लाखों में एक को पता होते हैं बस। अब आप एनसीईआरटी में एक फिगर ऐसा देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि डी थीटा इक्वल टू डी एस बाई आर, ये आया कहाँ से। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक पेज है, ओके। ट्रिग्नोमेट्री में जब आप मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ोगे तो उसमें एक थ्योरम है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ओके। तो अब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आ जाते हैं। एक सर्कल में ओ नाम का सेंटर है और ए बी 2 बाउंड्रीज हैं। ये बाउंड्रीज से रेडियस बना देते हैं, और ये जो आर्क होगा ए बी, इसको हम एल मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और इसको हम थीटा यूनिट मानते थे। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर ये थ्योरम बनता था। तो मान लेते हैं कि थीटा की जगह डी थीटा है और यल जो लेंथ ऑफ आर्क है वो डी एस है। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा की जगह डी थीटा, लेंथ ऑफ आर्क डी एस और बाई आर। ये फार्मूला जो है यहीं से आया है। ये ट्रायंगल बाहर जब निकालोगे तो ऐसा बन जाएगा, और ये जो फार्मूला है यही है आपके एनसीईआरटी में गिवन। जो बच्चे कह रहे हैं कहाँ से आया सर, कहाँ से आया, ओके, ये पूछते हैं। सेकेंड सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल को भी मैं बनाऊंगा, इसी फिगर का एक इन्वर्सली इधर बना दो ऐसे, और फिर इन चारों को मिला दो, ये आर्क, और इस आर्क को थोड़ा यहाँ से एक पॉइंट लेके सी बनाओ, और उस सी पे ये दोनों और को आर्क ऐसे करके मिला दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सॉलिड एंगल बनाएगा। जब दोना नहीं मिलता दाना वाला, दाने वाले दोने का जो होता है ऐसे मुंह निकला होता है, ऐसे सॉलिड एंगल का मतलब कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा हो, ऐसे जो यहाँ पहले इतना छोटा हो फिर आगे आगे इसका मुंह बड़ा हो, डेट वाला सॉलिड एंगल, ओके। तो सॉलिड एंगल हम बेसिकली जानते हैं कि सॉलिड एंगल, लेकिन अब यहाँ पे लोग पूछते हैं अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू एल बाई आर लग रहा है तो यहाँ पे क्यों थीटा इक्वल टू एरिया स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि इस फॉर्मूले में डी ओम जो कि मान लेते हैं हम थीटा है इज इक्वल टू डी ए स्क्वायर, यहाँ पे एरिया का स्क्वायर लग जाता है। वाई यहाँ पे लेंथ नहीं आता, यहाँ पे एरिया आ जाता है, और नीचे आर। अगर आप हमसे कई बच्चे पूछेंगे कि अगर आप इस फार्मूले के हिसाब से चलते हो तो सॉलिड एंगल में भी तो होना चाहिए डी ओम इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर। अब मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पर डी ओम इज इक्वल टू डी ए स्क्वायर या डी ए स्क्वायर अपॉन और हो जाता तो डी ओम की जो वैल्यू है, डी ओम क्या है, एक एंगल है, ये एंगल हम डी ओम मान रहे हैं, देख लो इसको, ये एंगल हम डी ओम मान रहे हैं, ओके। तो ये जो एंगल है यहाँ पे एरिया स्क्वायर, यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर है और यहाँ नीचे लेंथ है, तो स्क्वायर से लेंथ कट जाएगा और ऊपर मीटर सेंटीमीटर बचेगा। तो क्या कभी आपने देखा है कि एंगल मीटर में है? 10 मीटर का कोई एंगल होता है भाई? नहीं। इसीलिए हमें नीचे मजबूरी में इस एरिया को कट करने के लिए ही नीचे ज़बरदस्ती में आर स्क्वायर लगाना पड़ता है। अब बात आई क्यों हमें एरिया लगाना पड़ता है, क्यों हम यहाँ पे डायरेक्ट आर की लेंथ नहीं लगा सकते? तो भाई ये जो आर्क हैं चारों मिलके ये एक फिक्स लेंथ नहीं बताते,
ये चारों मिलके बीच में एक एरिया बनाते हैं, जिस फिगर को मैंने यहाँ से आपको लाके यहाँ बताया। ये देखो ये एक एरिया बना रहा है, BAC, एक C, सॉरी इसे C' मान लो, BAC और C', ये सब मिल के क्या बनाते हैं, एक एरिया बनाते हैं जो खाली स्पेस है। इसी एरिया के वजह से हमारा फार्मूला थीटा इक्वल टू L बाई आर के जगह थीटा इक्वल टू L स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाता है। L रहता है नहीं, L क्या हो जाता है, एरिया बन जाता है, L स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। तो ये सॉलिड एंगल, ये फार्मूला अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से आया। ये भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको कहाँ मिलेगा, जस्ट उसी फार्मूले के आगे जब बढ़ोगे आप, सेकेंड चैप्टर में क्या शायद, हाँ सेकेंड चैप्टर में, तो वहाँ मिल जाएगा। आप इस नोट्स को पढ़ लो, अगर मुझसे समझ में नहीं आया तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ भाई, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नोट मैंने लिखा है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ही ऐसी क्वांटिटीज़ हैं इनके पास यूनिट है बट डज नॉट हैव द डायमेंशन, इनके पास डायमेंशन नहीं होता। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी पड़ गया है। ओके, तो मैं चाहूँगा कि अब हम अगले पार्ट में मिलें आपसे। इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार इसे मैं फिर से बता देता हूँ। मान लो कि इसका एंगल डी ओम हो गया। ओके, अब यहाँ ये आर्क तो सिंगल आर्क है नहीं, मल्टीपल है, तो ये एक एरिया बताएंगे। हम लिखते हैं, मान लो डी ओम की जगह थीटा होता तो थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से थीटा इक्वल टू L बाई आर कर देते। बट यहाँ पे अब एरिया है तो थीटा इक्वल टू एरिया अपॉन आर नहीं होगा, आर स्क्वायर होगा, जिससे एरिया का जो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब क्या हो, कैंसिल आउट हो जाए नीचे वाले मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से, और ये थीटा क्या आ पाए, अपने डिग्री में आ पाए या रेडियन में आ पाए। इसीलिए सॉलिड एंगल का फॉर्मूला प्लेन एंगल से थोड़ा डिफरेंट होता है। सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में मेजर करते हैं, प्लेन एंगल को रेडियन में। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब मिलते हैं पार्ट 2 में, और मैं एडवर्टाइजमेंट का पार्ट डालने जा रहा हूँ। अब डला जाएगा आज या कल में, जब मुझे नेट मिल जाएगा। ओके।